बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो लेक्चर है उसका टॉपिक इंकजेट प्रिंटर। इससे पहले हमने फोटोकॉपियर के मुतालिक पढ़ा। तो इंकजेट प्रिंटर और फोटोकॉपियर दोनों एप्लीकेशन हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। उसके यूजेस हैं, प्रैक्टिकल यूजेस हैं। तो इंकजेट प्रिंटर मैंने डेफिनेशन पहले से लिख रखी है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इन विच कैरेक्टर्स आर फॉर्म्ड। कैरेक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, इमेज भी हो सकती है। इमेज है यानी कि ये कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, पिक्चर भी हो सकती है। आर फॉर्म्ड बाय माइन्यूट जेट्स ऑफ इंक ऑन टू पेपर। छोटे छोटे जेट्स होते हैं, नोजल्स छोटी छोटी, ऑन द पेपर और शीट ऑफ अदर मटेरियल। जरूरी नहीं कि वो पेपर के ऊपर, बल्कि अगर प्लास्टिक की शीट आप रख देंगे तब भी उसने उसके ऊपर स्केच बनाना है। यूजिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूज तो है ही, वो आपको पता है। एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है नॉन इम्पैक्ट। अगर थोड़ा सा मैं आपको बैक हिस्ट्री में ले जाऊं तो टाइपराइटर एक ऐसी चीज है जो आप देखते हैं कि जिसमें आप जो हम प्रिंट कर रहे होते हैं, जो चीज़ हम टाइप कर रहे होते हैं, बाकायदा उसके ऊपर ये कागज़ के ऊपर उसकी जो कीज़ होती हैं उनका इम्पैक्ट आप महसूस हो रहा होता है। तो वो तो नॉन इम्पैक्ट आप नहीं कह सकते, उसमें बाकायदा इम्पैक्ट होता है कागज़ के ऊपर, पेपर के ऊपर, कीज़ का। लेकिन हमारे पास जो इंकजेट प्रिंटर है ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग का प्रोसेस इसमें होता है। जो आपके पास जेट्स हैं, जो नोजल्स हैं, वो कुछ डिस्टेंस पर, वैसे इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता लेकिन टच नहीं होती, तो पेपर से थोड़ा डिस्टेंस रखकर उसमें स्प्रे होता है पार्टिकल्स, छोटे छोटे इंक के पार्टिकल्स का, जिनको ड्रॉपलेट्स कहते हैं, और फिर इस तरीके से कैरेक्टर्स की फॉर्मेशन होती है। तो नॉन इम्पैक्ट का थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि नॉन इम्पैक्ट क्या चीज़ होती है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इन विच कैरेक्टर्स आर फॉर्म्ड बाय माइन्यूट जेट्स ऑफ इंक onto the paper or sheet of other materials using electrostatics। तो डेफिनेशन के हवाले से मेरा ख्याल आप क्लियर हो गए होंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये कंसेप्ट पहली मर्तबा 20वीं सदी में आया। सो द कंसेप्ट वाज ओरिजिनेटेड in 20th century। बीसवीं सदी में और पर्टिकुलरली 1950 के करीब ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन कमर्शियल बेसिस पर बनते हुए 20 साल लगे। पहली मर्तबा अमेरिका में 1970 में कमर्शियल बेसिस के ऊपर इंकजेट प्रिंटर बनने लगे। फिर उसके बाद इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है, कौन से प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करता है। तो इसका प्रिंसिपल, जब कोई चार्ज पार्टिकल दाखिल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसके ऊपर एक फोर्स लगती है F = Q × E, जिसकी वजह से वो अपने रास्ते से थोड़ा सा हट जाता है, डेविएट करता है। तो बेसिक उस प्रिंसिपल के ऊपर, यानी कि जो चार्ज ड्रॉपलेट होता है उसको चार्ज कर दिया जाता है। जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारा जाता है तो वो चार्ज ड्रॉपलेट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक तरफ झुकता है
अपने रास्ते से हट जाता है। तो बेसिक वो प्रिंसिपल है जिसकी बुनियाद के ऊपर, तो व्हेन अ चार्ज ड्रॉपलेट when a charged droplet किसका, इंक का, of ink enters या passes across the electric field, it deflects from its original path. Its actual path. और अगर ड्रॉपलेट को कंप्यूटर ने चार्ज ना दिया तो वो एज इट इज पास हो जाएगा अपने सीधे रास्ते के। तो ये प्रिंसिपल, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड में दाखिल होता है वो आप पहले जानते भी हैं, मैट्रिक में आपने पढ़ा हुआ है, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। क्यू चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है और ई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है। तो फोर्स जो अमूमन कोई चार्ज पार्टिकल, तो यहाँ पर ड्रॉपलेट भी चार्ज कर दिया जाता है तो वो एक पार्टिकल के तौर पर आप उसे तस्वर कर रहे होते हैं। जो फिनोमिनन, वेल नोन फिनोमिनन या टेक्नोलॉजी जिसको आप कह सकते हैं कि इस्तेमाल हो रही होती है, तो वेल नोन टेक्नोलॉजी या वेल नोन फिनोमिनन जो इस्तेमाल होते हैं, तो मैं उसे टेक्नोलॉजी कह लेता हूँ। किस किस्म की, कौन सी टेक्नोलॉजी यहाँ इस्तेमाल होती है, या फिनोमिनन जो आप कह सकते हैं। तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक वेल नोन फिनोमिनन है। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द इफेक्ट इन विच electricity or electric potential can be developed by squeezing the materials. अगर आप मटेरियल्स को डी शेप करते हैं, आप उनको खींचते हैं या उनको प्रेस करते हैं, तो उसमें पोलराइजेशन का अमल होता है, उसका न्यूक्लियस थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाता है। तो जब पॉजिटिव चार्ज एक साइड पर जाता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिकली उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेट हो जाते हैं और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। तो इसका नाम है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द इफेक्ट इन विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन बी प्रोड्यूस्ड, कैन बी जनरेटेड बाय स्क्वीजिंग द मटेरियल्स। जब आप मटेरियल्स को स्क्वीज करते हैं तो उनको डी-शेप करते हैं, उनको कंप्रेस करते हैं या उनको एलोंगेट करते हैं, तो इस ऐसी सूरत हाल में वहां पर जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होती है वो सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। तो हमें एक किस्म की सोर्स ऑफ एनर्जी, हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली। तो जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है यहाँ पर वेल नोन, एक और टेक्नोलॉजी भी यूज होती है जिसको हम कहते हैं थर्मल बबल्स, लेकिन मैं यहाँ पर आपको पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हवाले से जो इंकजेट प्रिंटर में फंक्शन होता है वो मैं आज डिस्कस करूंगा। तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर जो थर्मल बबल फिनोमिनन है, तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमिनन
जो हो रहा होता है यहाँ पर इंकजेट प्रिंटर में। दूसरा सेकंड ऑप्शन भी मैंने आपसे जिक्र किया कि वो होता है हमारे पास थर्मल बबल फिनोमिनन, वो भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है मुख्तलिफ इंकजेट प्रिंटर में। यानी कि किसी में आप पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमिनन यूज कर लेते हैं और कहीं पर आप थर्मल बबल फिनोमिनन आप यूज कर लेते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी आपने या ये फिनोमिनन आपने यूज किया। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं हम इसके मेजर पार्ट्स की तरफ। जो इसके मेजर पार्ट्स होते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन जो होती है उसकी तरफ मैं बढ़ना चाहूंगा जी। तो इसके जो मेजर पार्ट्स हैं, थोड़ा सा मिटाने में मुझे मुश्किल हो रही है, शायद मार्कर की जो इंक है वो बेहतर नहीं है। तो मैं उसके बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा इसका स्केच दिखाना चाहूंगा ताकि आप बेहतर तौर पर इसकी कंस्ट्रक्शन को समझ सकें कि कौन कौन से इसके पार्ट्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। तो यहां पर आप देखें, सबसे पहले मेरे पास इंक रिजर्वायर, जहां पर इंक का डिपॉजिट होता है। तो ये इंक का डिपॉजिट कार्ट्रिज भी आप कह सकते हैं आप उसको। ये इंक रिजर्वायर से इंक जा रही है आपके प्रिंट हेड की तरफ। तो यानी कि सबसे बड़ा जो इसका एक की फंक्शन करने के लिए इसका जो पार्ट है वो इसका प्रिंट हेड है। तो ये प्रिंट हेड यहाँ पर मौजूद है और ये प्रिंट हेड की एक नोजल है, फाइन सी नोजल होती है जहां से फाइन ड्रॉपलेट इजेक्ट करते हैं। तो यहां से ये फाइन ड्रॉपलेट इजेक्ट करते हुए भी आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे प्रिंट हेड के बिल्कुल नोजल के बैक साइड के ऊपर या प्रिंट हेड के अंदर या प्रिंट हेड के साथ एक पीजो क्रिस्टल लगाया जाता है। और पीजो क्रिस्टल में ये एबिलिटी होती है कि जब इनको थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया जाए तो ये उसके साथ स्क्वीज होना शुरू हो जाते हैं। और अपने स्क्वीजिंग के प्रोसेस के दौरान तो जब ये थोड़ा यानी कि इनको कंप्रेस किया जाता है तो ये आगे से अपना कंप्रेशन शिफ्ट करेंगे किसको जी प्रिंट हेड में। तो प्रिंट हेड में जो भरी हुई होती है इंक, तो जब ये कंप्रेस करेंगे, इनवर्ड मूव करेंगे तो ये प्रेशर लगाएंगे इंक के ऊपर और इंक नोजल में से इजेक्ट हो जाएगी। तो आप समझ रहे होंगे कि जब प्रेशर पड़ता है जी इंक के ऊपर तो नोजल में से इंक आसानी के साथ निकल जाएगी। तो यकीनी बात है अगर पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट 2 मूव करता है, आगे की तरफ मूव करता है, तो उसने फ्रो भी मूव करना है, बैकवर्ड भी मूव करना है। तो इनवर्ड मूव करते हुए ये इंक को प्रेस करता था, कंप्रेस करता था, और जब ये पीछे की जानिब हटेगा तो एक वैक्यूम, एक प्रेशर का प्रेशर वैक्यूम डेवलप हो जाएगा, प्रेशर की कमी वहां पर होगी, जिसके नतीजे में ये उस प्रेशर को यूज करते हुए इंक को सक कर लेगा और दोबारा से प्रिंट हेड में जो इजेक्ट होने से स्याही बाहर निकल गई थी उसकी कमी दोबारा से पूरी की जा सकेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल या क्रिस्टल टू एंड फ्रो मूव करता है तो उसके नतीजे में नोजल में से इंक मूव करती है, इजेक्ट करती है, और जो कमी होती है वो बैकवर्ड मूव करते हुए दोबारा से वो कमी क्या होगा कि वो जो इंक की कमी थी वो सक कर ली जाएगी। कहां से? इंक रिजर्वायर में से वो इंक दोबारा से प्रिंट हेड में चली जाएगी। तो इस सूरत में जब पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू एंड फ्रो मूव करता है तो इसके नतीजे में नोजल में से इंक निकलती है और उसकी कमी को दोबारा रिफिल कर लिया जाता है, उसको कंपनसेट कर दिया जाता है। यहां से ड्रॉपलेट जब निकलते हैं तो ड्रॉपलेट गुजरते हैं, आगे लिखा हुआ है चार्जिंग इलेक्ट्रोड।
तो ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड कोई इंडिपेंडेंट काम नहीं कर रहा होता, बल्कि चार्जिंग इलेक्ट्रोड, चार्जिंग यूनिट एक नीचे लिखा हुआ है, एक किस्म की बैटरी है, चार्जिंग यूनिट है। लेकिन इस बैटरी को, इस चार्जिंग यूनिट को कमांड मिलती है कंप्यूटर की तरफ से। तो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस। तो कंप्यूटर ने इसको कमांड देनी है कि जी ये इस बैटरी को कि आप इस इलेक्ट्रोड को चार्ज करें या ना करें। अगर ये कमांड इसको मिलती है कि जी आपने इलेक्ट्रोड को चार्ज करना है, तो जब ये इलेक्ट्रोड जो है ये चार्ज हो जाता है, तो जब इसमें से ये ड्रॉपलेट, फाइन ड्रॉपलेट गुजरता है, तो वो भी चार्ज होकर गुजरता है। और जब ये चार्ज ड्रॉपलेट गुजरता है डिफ्लेक्शन प्लेट्स के दरमियान, आगे आपको दो प्लेट दिखाई दे रही हैं, ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं। तो इन डिफ्लेक्शन प्लेट के अक्रॉस गुजरता है, तो अल्टीमेटली उस पर कोई भी चार्ज होगा, और प्लेट्स पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव नेगेटिव, तो अल्टीमेटली उसने एक तरफ झुकना है। अगर वो जी ड्रॉपलेट को पॉजिटिव चार्ज दिया गया है तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ झुकेगा, और अगर उसको पहले से नेगेटिव चार्ज दिया गया है ड्रॉपलेट्स को, तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ झुकेगा। ये तो यकीनी बात है कि एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो जो ड्रॉपलेट्स चार्ज थे वो डिफ्लेक्ट करेंगे, अपने रास्ते से हटेंगे, और रास्ते से हटने के बाद एक नीचे यूनिट आपको दिखाया जा रहा है जिसको आप कहते हैं गटर। तो ये गटर में जो रेसिड्यू है, जो बच जाता है, यानी कि जो प्रिंटिंग के लिए इंक इस्तेमाल नहीं हो रही, वो इस रेसिड्यूअल यूनिट में आ जाती है, गटर में आ जाती है। जबकि वो पार्टिकल जिनको चार्ज नहीं मिला वो सीधे पेपर पर जाते हैं। लेकिन ये इससे पहले जी ये सारी कमांड कंप्यूटर अपने अंदर सेव कर चुका होता है कि जी किन जगहों के ऊपर जहां पर अल्फाज हैं वहां पर जी आप चार्ज पार्टिकल को चार्ज नहीं करते, चार्जिंग यूनिट इसको चार्ज नहीं अप्लाई कर रहे, इसको प्रोवाइड करता, और ये फिर मजीद इन टर्न किसको, इन छोटे फाइन ड्रॉपलेट को चार्ज प्रोवाइड नहीं करता। तो पहले से ये कमांड सेव होती है और कंप्यूटर कमांड देता है चार्जिंग यूनिट को, और चार्जिंग यूनिट चार्जिंग इलेक्ट्रोड को कि किस पार्टिकल को उन्होंने चार्ज करना है और किस पार्टिकल को चार्ज नहीं करना, वो पहले से कमांड। अलबत्ता वो पार्टिकल जो चार्ज होते हैं वो तो गटर में चले जाते हैं क्योंकि वो डिफ्लेक्ट होते हैं, और जो अनचार्ज जाते हैं वो आप करैक्टर फॉर्मेशन में, यानी कि अगर कोई पिक्चर की फॉर्मेशन की जा रही है या अगर टेक्स्ट की फॉर्मेशन की जा रही है, तो वो आगे करैक्टर फॉर्मेशन में पेपर के ऊपर वो स्प्रे हो रहा होता है, और उन जगहों के ऊपर आपकी जो इंक है वो पहुंच रही होती है, और बाकायदा एक स्केच की सूरत में वो चीज आपके सामने जाहिर होती है। तो दोबारा से मैं थोड़ा रिपीट करता हूँ। इंक रेजर वायर है, इंक रेजर वायर से इंक जाती है कहाँ पर, प्रिंट हेड में। प्रिंट हेड में नोजल लगी हुई है, और प्रिंट हेड के साथ ही एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, जो कि जब उसको थोड़ा सा आप इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो ये जी टू एंड फ्रो मूव करता है। जब ये मूव करता है तो ये कंप्रेस भी कर सकता है, और उसमें प्रेशर की कमी भी डेवलप हो सकती है। तो जब ये किसी चीज को जी अंदर जो इंक है उसको कंप्रेस करेगा, तो वो नोजल से इंक जो है वो फाइन ड्रॉपलेट की सूरत में निकलेगी। और जब ये आउटवर्ड मूव करता है क्रिस्टल, और इसकी एप्लीकेशन, इसका असर पड़ता है आपके प्रिंट हेड के ऊपर, तो जी जो प्रेशर की कमी होती है उस प्रेशर की कमी को यूज करते हुए दोबारा से प्रिंट हेड में जो है वो इंक भर जाती है। जी यहाँ से निकलने के बाद जी जो पहला यूनिट आता है वो है चार्जिंग इलेक्ट्रोड। तो चार्जिंग इलेक्ट्रोड को कमांड मिलती है चार्जिंग यूनिट की वजह से, और चार्जिंग यूनिट को जी मॉनिटर कर रहा होता है, जी कंट्रोल कर रहा होता है आपका कंप्यूटर। तो कंप्यूटर चार्जिंग मशीन को, चार्जिंग यूनिट को कहता है कि जी आपने चार्ज इसको प्रोवाइड करना है या नहीं करना। अगर चार्ज प्रोवाइड कर दिया जाता है तो वो जो पार्टिकल निकलते हैं वो चार्ज होकर निकलते हैं और वो गटर में चले जाते हैं, क्योंकि वो डिफ्लेक्शन उनके ऊपर होनी है। लेकिन जो चार्ज जब यहाँ से कमांड नहीं जाती चार्ज की, तो यहाँ से जो पार्टिकल निकलते हैं वो न्यूट्रल निकलते हैं, और उनके ऊपर डिफ्लेक्शन प्लेट का कोई असर नहीं होता। वो एज
बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं और आखिरकार जाकर फिक्स हो जाते हैं कहाँ पर, पेपर के ऊपर जाके, जो भी शीट वहां पर रखी गई है उसके ऊपर। तो इस तरीके से कैरेक्टर की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। जी अब मैं थोड़ा सा इसका जो इसकी वर्किंग है उसके ऊपर आऊंगा। जी तो इसके जो वर्किंग है मैं उसको कुछ पॉइंट्स में तकसीम कर लेता हूं। जी वर्किंग, बल्कि मैं पहले मेजर पार्ट्स लिख देता हूं फिर वर्किंग की तरफ आऊंगा। मेजर पार्ट्स लिख देते हैं पहले। ये इसके मेजर पार्ट में नंबर 1 जो इसके मेजर पार्ट्स हैं जिनके ऊपर इसकी वर्किंग डिपेंड करती है। नंबर 1 प्रिंट हेड। प्रिंट हेड में फिर दो चीजें हैं। आपको पता है कि प्रिंट हेड में हमारे पास एक तो मौजूद है नोजल, और दूसरा एक इंक पंप है। इंक पंप दरअसल यहां पर कोई मैकेनिकल पंप नहीं है, बल्कि वो एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के तौर पर हम पंप के तौर पर उसको यूज करते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं यहां पर इंक पंप, लेकिन वो कोई मैकेनिकल पंप नहीं है, बल्कि ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो है वो एज इंक पंप इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 2 आपने देखा था प्रिंट हेड के बाद हमारे पास चार्जिंग इलेक्ट्रोड। चार्जिंग इसका काम होता है कि चार्ज जो टाइनी ड्रॉपलेट्स गुजरते हैं, जो मान्यूट से पार्टिकल्स स्याही के निकलते हैं, इंक के निकलते हैं फाइन, उनको चार्ज करना है या नहीं करना, डिपेंडिंग अपॉन द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू चार्जिंग इलेक्ट्रोड के जो चार्जिंग यूनिट है वो इसको इंस्ट्रक्शन देता है। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी है, इट मे और मे नॉट चार्ज फाइन ड्रॉपलेट्स। तो ये मे और मे नॉट, मे और may not charge droplets of ink depending on the instructions given to it। तो जो इसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं ये तो मजबूर है, depending on the instructions given to it। इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहा होता, बल्कि ये चार्जिंग यूनिट के ज़ेरे असर होता है, और चार्जिंग यूनिट को कंट्रोल फिर से कर रहा होता है कंप्यूटर। जी आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपने देखा था आगे तीसरी चीज जो थी वो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स थी। डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स एक्चुअली एक इलेक्ट्रिक फील्ड की मिसाल है। एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है और एक प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो एक चार्ज पार्टिकल जब उनके अंदर से गुजरता है तो उसने किसी एक जानिब, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द पासिंग ड्रॉपलेट, जो ड्रॉपलेट पास हो रहा है अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ झुक जाएगा, और अगर वो नेगेटिवली चार्ज है तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ झुक जाएगा। तो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। नंबर 4 गटर। आपने देखा था मैंने जब फिगर, तो उनमें ये जो रेजिड्यू
था, जो बच जाने वाली चीज, जो करेक्टर फॉर्मेशन में स्याही इस्तेमाल नहीं हो रही थी, उसको यानी कि कहाँ डाला जा रहा था? गटर में। तो गटर जो है ये एक रेजिडुअल यूनिट है जी, जो स्याही करेक्टर फॉर्मेशन में इस्तेमाल नहीं होती, ये यहां डाल दी जाती है। और पांचवी चीज आपने इस्तेमाल की थी पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, जो कि एक आपका एक इलेक्ट्रिकल पंप सा होता है, यानी कि जो मैकेनिकल पंप को रिप्लेस करता है। तो यहां मैंने आपसे पहले कहा कि कोई मैकेनिकल पंप नहीं होता जी। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल आप इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, जो कि इंक पंप के तौर पर यूज किया जाता है। ये कुछ इसके मेजर पार्ट्स थे जो आपके सामने लिखे गए। तो अब थोड़ा सा हम इसकी वर्किंग की तरफ बढ़ते हैं। तो इसकी वर्किंग, बल्कि अगर आपने ये समझ लिया है इसके पार्ट्स को, तो वर्किंग को समझना कोई मसला नहीं है आपके लिए। वर्किंग as soon as the electric field is applied to piezoelectric crystal, it begins to oscillate. As soon as electric field is provided to piezoelectric crystal, what happens? क्या होता है? It begins to oscillate. तो जब ये ऑसिलेट होता है, और ये मैंने आपसे पहले कहा कि ये नोजल के बैक पर होता है, तो जब इसने आगे की तरफ बढ़ना है तो इंक को ये पुश कर देता है और वो नोजल से इजेक्ट हो जाती है। As it moves inward, it pushes the ink and the ink ejects from the nozzle. From the nozzle, तो नोजल से ये निकल गई। जी, ये तो पहला स्टेप था जो आपने पढ़ा। अब क्या होता है जब इसने बैकवर्ड भी, तो ऑसिलेट जब है तो टू एंड फ्रो मोशन होनी थी। जब ये बैकवर्ड मूव करता है तो नतीजे के तौर पर एक प्रेशर की कमी डेवलप हो जाती है प्रिंट हेड के अंदर। नंबर 1 अगर आप इसे कहते हैं तो मैं इसे नंबर 2 डाल देता हूं। as the crystal moves outward, it develops a lack of pressure, reduction in pressure. It develops decrease in pressure. अब ये प्रेशर की कमी है, उसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? उसको प्रिंट हेड में इंक की कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
So this loss in pressure is used to refill ink. This loss तो नहीं कह सकते, डिक्रीज कह सकते हैं, डिक्रीज इन प्रेशर is utilized to, किस मकसद के लिए? टू रिफिलिंग, के जो कमी हो गई थी इंक की, बाहर जब थोड़ा सा इंक निकाल दी गई नोजल से तो कमी हो गई, तो रिफिल करने के लिए आपने उसको इस्तेमाल किया, टू रिफिल इंक in the print head. अब क्या हो रहा है? अब आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये जो ड्रॉपलेट अब बाहर जा चुका है, ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। तीसरा पॉइंट, एज द ड्रॉपलेट, वो जो स्याही है जो एक जेट से निकली है, नोजल से निकली है, तो फाइन ड्रॉपलेट की सूरत में निकलती है, वो आपको पता है। व्हेन दीज फाइन ड्रॉपलेट्स passes across the charging electrode, what happens? या तो ये चार्ज होगा या नहीं होगा, इसको चार्ज प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा कि ये भी इंडिपेंडेंटली तो काम नहीं कर रहा होता, ये भी डिपेंड कर रहा होता है चार्जिंग यूनिट के ऊपर, और चार्जिंग यूनिट को इंस्ट्रक्शन आ रही होती है कंप्यूटर की मदद से। So when these fine droplets passes across charging electrode, they may or may not be charged. यकीनी बात है उन्होंने चार्ज होना है या नहीं होना, ये तो पहली बात है कि अगर जब उसको रीड किया गया था तो अगर वो ब्लैंक एरिया था तो अल्टीमेटली तो फिर इन ड्रॉपलेट को इजाजत नहीं है पेपर पर जाने की। So when these fine droplet passes across the charging electrode, then they may not be charged. या तो ये चार्ज होंगे या चार्ज नहीं होंगे, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन मिलेंगी उसी लिहाज से इन्होंने काम करना है। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, जिन्होंने चार्ज होना है कहां जाना है और जिन्होंने चार्ज नहीं होना है उन्होंने कहां जाना है। तो आपको पता है कि जो चार्ज हुए हैं वो तो गटर में जाएंगे। The charged particles या ड्रॉपलेट्स are deflected by deflection plates and finally enter into a gutter. And what about the particle which are not charged, न्यूट्रल है, तो उन्होंने एज इट इज जाना है और पेपर पर जाकर अपने इंप्रेशन को फिक्स करना है। अनचार्ज्ड पार्टिकल्स
Number 5, uncharged particles या droplets are not deflected by the deflecting plates, so they transfer their impact on the paper. So they transfer their impact on the paper. और पेपर अगर वो टेक्स्ट है टेक्स्ट बनेगा, पिक्चर है तो पिक्चर बनेगी। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हुआ, मैं यहीं पर इख्तिताम करता हूँ। कल इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक खुदा हाफ़िज़।